ये नए बच्चे हैं सर, सुजल सोनालिका, एक गायब है। सुजल सोनालिका। सोनालिका ये बीएसटी की क्लास है, तो अगर आप अच्छा, चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। जी। कौन? जसलीन जसलीन ने भी लीव कर दी थी। सुरभि तो है, बस ठीक है, सुरभि इनफ है। फाइन फाइन फाइन। हाँ जी, कोई डाउट? गुड आफ्टरनून। कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं, आज नहीं ले रहे, परसों लेंगे। आज मना किया सर। अच्छी बात है, दे देना, शाम को डाल दूंगा मैं टेस्ट बना के। हाँ जी, आप बीएसटी के लिए फर्स्ट टाइम आई थिंक। कौन? कल थे ऑनलाइन, बस कल ही थे ऑनलाइन भाई, इससे पहले 2 दिन तो थे नहीं, आज चौथा दिन है। विच स्कूल? तो पहले किस में थे भाई? हेरिटेज में। और 12th के बाद क्या करने का प्लान है? देखो सर, मतलब जिधर जिंदगी ले जाए, हैं? बहते पत्ते की तरह, बहती हवा सा था वो। हाँ, क्या नाम था? रणछोड़ दास चांचड़, वही वाली कहानी है। तुम्हारे पीछे वाला चेहरा कौन है, जरा वो भी बता दो फिर हमें। हाँ, रणछोड़ दास चांचड़, बहती हवा सा था वो, कि जहां जिंदगी ले जाएगी चले जाएंगे। हाँ हाँ, ओके। पापा क्या करते हैं? कहेगा ओके, ट्रेडिंग में या रिपेयरिंग में या सेल एंड सर्विस, सब में। ओके, पापा का बिजनेस ही ज्वाइन करना इंटरेस्ट नहीं है? एक्सपीरियंस चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, है ना? वो है नहीं हमारे पास। क्योंकि सी उसके लिए तो बीएसटी चाहिए, उसके लिए टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट में मैन को कैसे हैंडल करना, उसके लिए बीएसटी चाहिए। और इनफैक्ट एक इंडिविजुअल या पर्सन के व्यवहार को समझना है तो उसके लिए जिंदगी का तजुर्बा चाहिए, बुक भी नहीं काम आती कहीं पे, मैं ये मानता हूँ। साइकोलॉजी में नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं है बेटा उसमें। पता है क्या है? इट इज, यू कैन से, इनसाइट एंड इंट्यूशन। इट इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग। क्योंकि उसके लिए एक वो, यार पता है, अब कई बच्चे हैं, मतलब आजकल तो बहुत कॉमन है दिल्ली एनसीआर में, कि तुमको स्कूल में छोटे छोटे फंक्शंस में स्टेज पे ले जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव अ स्टेज फियर, कि यहाँ खड़े होने को भी, आके बोलने को बोलूंगा ना, पसीने आने शुरू हो जाएंगे कई लोग। इट्स नॉट अबाउट डीलिंग विद पीपल, वो तो नौकरी में भी करोगे आप। बट इट इज, पॉइंट इज हाउ, जो स्टाफिंग के चैप्टर में भी बात आती है। एक्चुअली स्टाफिंग, इन्होंने एक वर्ड लिख दिया, टेक्निकली ये 4 टर्म्स है। पहले जब हम टेलर और फ्यूल की जो कल बात कर रहे थे, उस टाइम पे अगर हम बात करें, तब ना स्टाफिंग होती थी, ना एचआर होता था, ना वर्कर होते थे। वो तो बोलते थे भैया काम करवाओ इनसे, बात खत्म। तो हमने कल भी बात करी। फिर जब हीथ्रो स्टडी हुआ, किसी ने पढ़ी है वो थ्योरीज के नाम? मैं नाम लेता रहूंगा, तुम बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, लू टेस्ट दे भैया। हीथ्रो स्टडी, मैक्स वेबर थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी? हाँ, एनसीईआरटी से ही ले रहा हूँ मैं, वो तुमने खरीदी नहीं होगी अभी। दिखाना राघव भैया इसको जरा। हाँ, दिव्या मैडम ढूंढेंगी कौन से पेज पे है। चैप्टर 2 का 2nd पेज पे, डब्बे के अंदर क्लासिकल थ्योरी के नीचे नाम लिखे हुए हैं ये। लेकिन कल टेलर पढ़ा तो वो पढ़, ये एक्सक्यूज मत दो मुझे कि सर ये था। तो देखो सीयूईटी का क्या सिलेबस है, चलो बताना मुझे। हाँ, बिजनेस स्टडीज है सिलेबस में, बुक नहीं है। इट इज वन ऑफ द रेफरेंस मटेरियल। आईसीएसई वाला बच्चा भी तो आ रहा है, आईजीएसई वाला बच्चा भी तो आ रहा है। 10 लाख से ज्यादा बच्चा दे रहा है। और अभी तो आउटसाइड इंडिया वाला कितना वो पता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया के बाहर भी तकरीबन 68 कंट्रीज में सीबीएसई स्कूल्स हैं, मोर देन 7000। ये कहाँ भाग गई? दिख गया? वो भाई साहब को देखा, वो कह रहे हैं कहाँ से सर नाम ले रहे हैं। ये नियो क्लासिकल थ्योरीज में आते हैं। इन्होंने जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थे, उनकी बातों को गलत तो नहीं किया और वैलिडेट किया नहीं। तो ये मैं तो एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ पिछले शायद कितने 20-25 सालों से। मुझे तो इसके अलावा और कोई बुक समझ में नहीं आती। अब तुम सुभाष दे, पूनम गांधी, आर के, वो तो उठा के फेंकती हैं यार, तुम्हारे ग्रीन बाग के आसपास मालवीय नगर उठा के फेंकती हैं। लेकिन जरा जो मैडम जो लिखवाती हैं, उसको एनसीईआरटी से मैच तो करो। वो एक एक वर्ड एनसीईआरटी ही लिखवाती हैं। ये मालवीय नगर के बैच में हुआ था मेरे साथ, वहां पे अर्शद सरी होते थे प्रिंसिपल।
आई थिंक 2019 की बात है, यहाँ गर्ल्स बैठी हुई, अभी उनमें से 2 बच्चे LSR में हैं और एक IIM रोहतक से BBA MBA कोर्स कर रहा है। उनके पेरेंट्स है और ये है कि सर बिजनेस स्टडीज में दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है सर, मैम कोई बुक नहीं देती अपनी, वो वहाँ एक कौन सा स्कूल है, मैंने यहाँ जैसे तुम्हारे फादर एग्नल है वैसे ही वहाँ पे एक और स्कूल है, वहाँ वो मैडम इतनी सी एक डायरी लेके, बड़ी एजेड है, और बस उसी वो डायरी से बोलती है, कहती है जो मैं लिख रही हूँ वो लिखो, ये बुक कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कहा अच्छा मैम ने क्या क्या लिखवाया हुआ जरा बताना, मैं कहा ये वर्ड्स करें, हाँ सर मैम भी यही कहती हैं, आप भी यही कह रहे हो, मैं जरा NCERT आज घर जाके खरीदना और उसको पढ़ के दे। सी सुभाष डे और NCERT में फर्क इतना है कि ये NCERT आलम आरा के जमाने की मूवी है, मालूम है आलम आरा क्या है? हमें क्या पता, हम इंडिया में थोड़ी, हम तो बाहर के विदेशी नागरिक। इंडिया की पहली बोलने वाली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी आलम आरा। कलर्ड मूवी कौन सी थी पहली? पता नहीं, मैं भी नहीं पैदा हुआ था भाई, आलम आरा के टाइम में मैं भी नहीं पैदा हुआ था। ये इनफैक्ट आलम आरा से भी पहले जो साइलेंट मूवी थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1912 1918 के आसपास बनी थी, जो आपका बाबा फाल्के अवार्ड बनता है, फाल्के साहब उसके डायरेक्टर थे मूवी के। आपकी स्टैटिक नॉलेज भी पार्ट है CUET, वही तो बोल रहा हूँ, BST का पेपर ऐसा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ओरिजिनल प्रमोटर कौन है कोई बता दे, जिनका नाम पे ये M&M बना हुआ है, इसको आप आज महिंद्रा एंड महिंद्रा कहते हो, एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं है। तो कल दोबारा ढूंढ ले आई, गूगल कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, तुम बूढ़े हो जाओगे वैसे एक दिन और, क्या ज्यादा से ज्यादा यही होगा, गूगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट हियर इट इज कि लाइफ में ना और बिजनेस स्टडीज में एक ही चीज समझो, कुछ चीजें जो आप करते हो उसको रिटेन बैक करने की कोशिश करो। एंड ये जो एंट्रेंस टेस्ट आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, जो जनरल टेस्ट की मैं बात करूँ, लाइक इंग्लिश है, रीजनिंग है, QA है, आपका करंट अफेयर्स है, बिजनेस अवेयरनेस है, या कमर्शियल नॉलेज है, वॉट एवर दी नेम नॉमेनक्लेचर में भी, अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रिमेंबर माय वर्ड्स, यही सेम चीजें आपको हर 2 साल बाद जब भी प्रमोशन आएगी तंग करेगी, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी लेवल पे। आप अभी मेरे एक कोलीग हैं, इज जॉइंड बिग 4 मैनेजमेंट कंपनी एज अ वाइस डायरेक्टर, पिछले 1.5 महीने से उनके हर हफ्ते टेस्टिंग हो रहे हैं इन्हीं चीजों के, प्लस प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज के। तो ये मत सोचना कि CUET में कॉलेज में एडमिशन हो गया इसके बाद ये चीजों का टेंशन खत्म। अगर लाइफ में करियर बनाना और ग्रोथ करके आगे जाना है, कीप प्रैक्टिसिंग दीज वेरी थिंग्स, और NCERT ही बेस है, ये याद रख। BST के लिए तो एटलीस्ट मुझे ये पता है बिजनेस स्टडीज है, बाकी सब्जेक्ट्स में मैं कुछ नहीं कह सकता। इंग्लिश या लैंग्वेजेस में भी अगर आप बोलो तो NCERT का कंपाइलेशन ऑफ जो भी लिटरेचर या पोएट्री है बहुत गजब का है, क्योंकि ये किसी एक पर्सन ने नहीं लिखी, देयर इज अ होल टीम ऑफ पीपल हु हैव डेवलप्ड दिस कंटेंट, यू कैन ट्रस्ट ऑन इट। क्योंकि जहां तक ये जितने बाकी टीचर्स वीचर उन सब की बात है, वो जिसका जहां जो सेटिंग है वहां वो बुक चल जाती है। एक टाइम था जब सिर्फ सुभाष दे और एक और बुक आती थी, वो बंद हो गई, LM प्रसाद की। अब नहीं तो इस वक्त 29 टाइटल्स आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर, तुमने नहीं नाम सुना होगा, मुझे तो सारे पता है, और सबके अंदर कहानी सेम है, किसी ने कुछ कहीं कुछ कहीं। तो अगर इसको कंपेयर करते हो उन सब से और सुभाष दे से, तो सुभाष के दे या तुम्हारा ये कौन सा है वो उसका GS अलग का है, या शरद अग्रवाल है, संदीप गर्ग है, या पूनम गांधी है, या RK तनेजा है, RK सिंगला है, दीज आर लाइक वो 4K मूवीज में कलर दिखा रखा है, सुभाष दे ने हर चैप्टर को अलग कलर में दिखा हुआ है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। नहीं, इन सब में कुछ कुछ कलाकारी करके NCERT की कुछ कुछ जो तुम्हारे बॉक्सेस हैं हटा के वहां अपनी अपनी कहानी डाल रखी, कॉपीराइट इशू की वजह से। तो वहां जाके कुछ चीजें सुभाष दे में पर्टिकुलरली लास्ट 2 इयर्स के जो एडिशन है, बहुत सारी कुछ खास बातें हैं जो उसने डिलीट कर रखी है, इसलिए आई पर्सनली डोंट अप्रूव ऑफ एनी ऑफ सच काइंड बुक्स। आपका अलका धवन है, इसके अलावा बुलजाई का है, अरियंत का है, फुल मार्क्स का है, MBD का है, दिखा दूंगा, मेरे पास पूरी लाइन है, लेकिन किसी में कोई फर्क नहीं है। बस ये कहीं राम है, कहीं रमन है, कहीं वो रोहन है, कहीं पे वो रचित है, कहीं पे वो रॉजर्स है, बस ये क्वेश्चन में फर्क है, बाकी सब लैंग्वेज एज इट इज सेम है। NCERT से उठा के फ्रेजेस हैं कि स्टडी क्या है।
बिल्कुल प्रिसाइज वर्डिंग यूज किया। तो एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज के लिए डेफिनेटली एनसीईआरटी इसके अपना बिजनेस स्टडीज के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप का भी पूरा एक पेपर आता है, लीगल स्टडीज का अगर पेपर दे रहे हो उसके लिए भी एनसीईआरटी इज वन ऑफ दी फैक्टो बुक। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ अच्छा पढ़ना है तो सीए फाउंडेशन का पेपर 4 में ये सारी चीज कवर्ड है, पेपर 2 में आपका इंग्लिश और लॉ कवर्ड है, सीएस का भी पेपर 2, 3, 4 कर सकते हो, सेम यही मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे। साइट पे चले जाओ ici.org, icsci.org, स्टूडेंट्स में जाओ, स्टूडेंट में बोर्ड ऑफ स्टडीज के टाइटल पे जाओ, फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड ले सकते हो, बिना 1 रुपया लगाए डाउनलोड होता है। करेक्ट। तो टेलर में किसी को कोई डाउट? सुरभि, अभिनव, नो सर। आदित्य, है ना? ये मतलब जिस दिन सुरभि आएगी उस दिन आदित्य नहीं आएगा, जिस दिन आदित्य आएगा उस दिन कल कौन सा एग्जाम? अच्छा, पीजीपी वाला कैसा हुआ? सर हार्ड था, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ द वर्ल्ड है, तो मजाक थोड़ी है। सिर्फ 160 सीट है जिसके लिए मारामारी है, और लगभग आई थिंक 2,70,000 बच्चों ने भरा है इसको। तो कितने छोड़े कितने करे? 120 क्वेश्चंस है 120 मिनट्स में, 68 टू लो, सॉरी टू से, टू लो। मैंने प्रिपरेशन नहीं लिया था, मैंने तो दैट हार्डली मेक्स इट। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने प्रिपरेशन करा वही सिलेक्ट होगा। आपको बताऊं एक बहुत हार्ड रियलिटी, 30% of the candidates being selected any of the competition exam, they are self-prepared. Subject तो वही है, टॉपिक तो वही था। It is all about time management. क्योंकि ये जितने MCQs हैं या आपके ये एंट्रेंस टेस्ट हैं, ये आपके T20 हैं। मैंने पहले दिन भी बात करी थी। कहीं पे 120 क्वेश्चन 120 मिनट में होंगे, कहीं पे 90 क्वेश्चन 120 मिनट में होंगे, कहीं पे 120 क्वेश्चन इन 135 मिनट्स होंगे, या कहीं पे 150 160 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। टेक्निकली अराउंड 60 सेकंड पर क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है और मार्क भी करना है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 35 से 40 सेकंड पर क्वेश्चन को सोल्यूशन पे लगाना है। तो मैं तो सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, अगर वहां पे सॉल्व करने लग गए पेपर नहीं होगा। You have to match the right option with the right answer. तभी ये चीजें क्यों पढ़वा रहा हूँ, मतलब जब विवेक सर से बात हुई थी, अभी आज अर्शद सर से भी बात हुई थी, ये बिजनेस स्टडीज में तुम्हें इसे एक हफ्ते में भी 2 बार ही पढ़ा सकता हूँ, सारी एक एक पेज एक एक वर्ड। जो कीवर्ड्स हैं वो अभी जब हम रिवीजन शुरू करेंगे फ्राइडे सैटरडे को, मैं जंबो सेशन रखूंगा, तुम्हें सब यही दिखाऊंगा और तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलोगे। इसलिए पढ़ लो, मैं यही बोलूँ। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि 3-4 घंटे बैठना है। 40 minutes to 1.5 hour is बहुत sufficient for business studies, not more. हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी। बहुत बड़ी है, एक चैप्टर बुक खोलो। रीड मारना पहले कर पहले एनसीईआरटी पहले बस एक रीड मारना है, कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो उसमें हाईलाइट। परसों तुम्हारे साथ ये खेल करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, देखते हैं तुम्हें जो इतनी सारी और इतनी बड़ी दिख रही है ना, एक्चुअली ये पूरी एनसीईआरटी सिर्फ 120 पेजेस की है। चैलेंज है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाऊंगा, सारी अगड़म बगड़म हटा के बिल्कुल विद टेक्स्ट बॉक्सेस भी दिखा सकता हूँ। टर्म 1 के लिए मैंने मेरे बच्चों को एक एक लाइन पढ़वाई है ऑनलाइन, क्योंकि ये पीडीएफ में कन्वर्ट होके वर्ड में कन्वर्ट होके इसमें सब हटा के इसका स्पेसिंग हटा दो, क्योंकि ये सिर्फ 5% पेज यूज है, इसको 10% कर लो, ये बुक आधी हो जाती है। तो तुम्हें 470 पेज दिख रहे हैं, एक्चुअली ये सिर्फ 180 पेजेस है। तो अगर आप 20 पेज भी रोज पढ़ते हो, 10 दिन में खत्म हो जाती है। और 20 पेज पढ़ने के लिए क्या स्पीड चाहिए होनी चाहिए? 20 पेजेस पढ़ने के लिए क्या स्पीड होना चाहिए? अराउंड 1 आवर। मतलब IIM लेवल पे जो रिकमेंडेड होता है, अंडर 1 आवर में यू नीड टू हैव अ स्पीड ऑफ अराउंड 22 पेजेस। तो ये बुक अगर आप चाहो 6 से 8 घंटे में, वो आपके ऊपर है कितने दिन में पढ़ना है। तो देखो, आज तुमसे बात करते हैं, अभी हमने 3 दिन बात करी, अभी कुछ चीजें कॉमन नहीं देखी अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, क्योंकि टेक्निकली आज एजेंडा पे हम रखते हैं चैप्टर 4 एंड चैप्टर 8, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे।
लेकिन चैप्टर 1 से अगर आप कुछ चीजें पढ़ो जिनकी हम कहीं ना कहीं बारी बारी बात कर रहे हैं, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या मिनिमम वेस्टेज, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, या जिसको बोले एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, कंटीन्यूअस फंक्शन, ऑल परवेसिव। सिर्फ ये 3 चीजें हर चैप्टर में दिखेंगी। तो 12 3 36 पॉइंट्स टॉपिक तो ये खत्म हो गए तुम्हारे अभी 3 मिनट के अंदर। हर चैप्टर में दिखेंगे, कहीं मर्जी उठा के देख। इसके अलावा अगर चैप्टर 3 समझ में आ गया, डायनामिक, इंटर रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स और रिलेटिविटी, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सब जगह चलता है। देन what is the intangible force which binds all the functions of management and all aspects of management together? Coordination is said to be the essence of management. ये तुम्हें हर जगह देखने वाला। अब going back to our numbers, अगर हम बात करें तो I think we can start with planning. जो अभी रक्षित से पूछी वो शायद परेशान हो गया, सर मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। इन सबसे भी पूछे मैं ये क्वेश्चन, इनकी शादी भी करा चुका हूँ, तेरी नहीं कराई, अभी आज कराने वाला, चिंता मत। सी बिजनेस स्टडीज बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेटिवली बहुत ही, मैं ये मानता हूँ ठीक है एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, बट अगर आप अपनी लाइफ में डालोगे, ज्यादा दूर नहीं जाना, अपने मम्मी पापा अपने ऊपर और अपने सिबलिंग्स के ऊपर डालो, तुम्हें आधी बीएसटी अपने आप समझ में आ जाएगी। ट्रस्ट, नॉट मेकिंग इट मच कॉम्प्लिकेटेड। जैसा एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, अच्छा रक्षित, हु इज बेटर मैनेजर, योर मदर और योर फादर? मैं तो मिला भी नहीं आज तक, तुम बताओ। इन सबसे पूछ चुका हूँ आंसर, इनको रिवाइज। हाँ पापा ही है, मम्मी नहीं है अच्छी मैनेजर। नहीं, दोनों में अच्छा कौन है? हु इज द बेटर? किसका मतलब पापा ने क्या कपड़े डालने, उनको क्या चाहिए, ये सब पापा अपने आप देखते हैं, मम्मी देखती है? खुद देखते हैं, परचेजिंग भी खुद ही करते हैं आधी बारी। तो कभी ऐसा नहीं होता सुबह तैयार हो रहे हो और मतलब आपकी मम्मा को आवाज लगा के बोले कि मेरा ये हैंकी कहाँ है, मेरा ये शूज कहाँ है, मेरा ये सॉक्स कहाँ है, मेरा ये शर्ट कहाँ है? नहीं होता ऐसा। वो तो होता ही, रोज ही होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। ओके, इस बैच में ना मुझे बड़े स्ट्रेंज आंसर्स मिलते हैं। नहीं तो नॉर्मली बॉयज विल से मदर इज बेटर मैनेजर। अच्छा पापा को ये पता है तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद खाने में? क्या मम्मी को पता है? पापा को भी क्या पसंद है क्या नहीं है मम्मी को पता है। और जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको क्या खाना है, किसको कब क्या देना लेना है, ये सब मम्मी को पता है, पापा को पता है? पापा कैसे अच्छे मैनेजर हैं, मुझे ये बताइए जरा भैया। बिजनेस तो हाँ, पापा को बस बिजनेस की अर्न करना आता है, मम्मी को पैसे का मैनेज करना। सी देखो वो वही तो कह लो, तो घर का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो पापा देखते हैं, मम्मी देखती है? पापा के ऑफिस में पापा को जो मार्केट में देखना है या जो सारा काम करना है वो पापा देखते हैं, लेकिन मम्मी को किचन में, अगर मम्मी एक दिन छुट्टी पे चली जाए, पापा किचन का सारा काम कर लेंगे? आज के में a few people do, but I know, मेरे अपने जीजू हैं बड़े वाले, उनके घर का कल्चर है किचन में बॉयज पाँव नहीं रखेंगे। I know a lot of such kind of families, conventional family, जहाँ वो बोलते हैं किचन means it is a ladies affair, men are not supposed to step in, and it is across community, ये नहीं कि religion specific या community specific। हाँ देखो वो आज की डेट में there are exceptions are there, there are single parents also nowadays, there are मतलब ऐसा भी है, मेरे पास हुआ है कि जहाँ पे ट्विन्स हैं, एक पापा के साथ है एक मम्मी के साथ है, ऐसा भी केस है मेरे पास इस वक्त कि वन किनका। हाँ ऑब्वियसली वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, तो कह ही रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं मतलब वो है कि तुम अगर उस एक्स्ट्रा डायमेंशन में जा रहे हो, बट यहाँ पॉइंट आ रहा है सिर्फ हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी।
एंड यूएस में और यूरोप में भी सर्च किया जा चुका है। ऐसी नॉर्मली क्लास में तुमने सुना होगा, कोई भी टीचर आता है सीधा बोलता है गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग, you know, men are found to be more talkative than women. It's a proven reports now, and it is proven in corporate world, particularly in American companies, that women are far more efficient. A few of the managers, they can do multitasking, but generally men are good at multitasking, but managing and being efficient, women managers are far more efficient than compared to their counterparts male managers. It's a proven fact. और इसका वैलिडेशन एक पॉइंट जो मैं लेके चलता हूँ आपके बिजनेस स्टडीज में, वेरी considered to be so called first book on management is written by a housewife for housewife, that is how to better manage household affairs. अगर अब हम कोई डाउट, क्या सोच रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है तेरे कि सर ये क्या बातें कर रहे हैं ना? चलो, प्लानिंग की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में प्लानिंग को इन्होंने बेसिकली 4 खास तरीकों से बताया। बेसिकली व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, ठीक है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट या वी इंटेंड टू बी इन फ्यूचर, क्योंकि प्लानिंग हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग आपकी बैकवर्ड्स नहीं हो सकती। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। प्लानिंग इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ mental exercise in the sense हमें intellectually सोचना है कि फ्यूचर में, सी मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया है कि the day if you are not there on earth, how do you want the world to know you? जिस दिन इसका आंसर ढूंढ लोगे तुम्हारी लाइफ का मीनिंग आ जाएगा। तो प्लानिंग की अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स में, इट इज ऑल अबाउट सेटिंग the objectives, looking for different alternatives, selecting one best fit alternative and putting it to use in order to attain the organizational goals, targets या objectives। क्योंकि ये टारगेट गोल ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है इसके भी हम बाद में बात करेंगे। तो मोटा मोटा प्लानिंग ये सब है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लानिंग में आपके पास 4 चीज आ जाती है बेसिकली, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस। क्योंकि ये जितने फंक्शंस हैं हमारे पास, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनकी डेफिनेशन है, इनके फीचर्स है, इनका प्रोसेस है और इनकी इंपॉर्टेंस है। करेक्ट? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो यहाँ पे टेक्निकली नेक्स्ट जो हम बात कर सकते हैं, सीधा भरे हुए हम आई थिंक बहुत सिंपल सी बात करेंगे। अगर डेफिनेशन हमें याद है तो हम कहीं ना कहीं पे सीधा सीधा प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं। हाँ? Is planning process perfect? That's a perfect definition। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, आपको अगर 99 फीवर है तो इज इट अ प्रॉब्लम या एक यूं ही है? हो गया रे? अगर किसी इंसान को 9900 फीवर है तो इज इट अ प्रॉब्लम? क्यों होते हैं? why is fever there in a human body? Having a fever is not a problem, it is a symptom। कॉज कुछ और है कि अगर बॉडी में कुछ कहीं पे डिफरेंट ऑर्गन्स में, देखो ह्यूमन बॉडी इज आल्सो अ प्रोसेस। व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोसेस इज इट? आपकी बॉडी कैसा प्रोसेस है? हैं?
कौन कौन क्या बोला? कॉग्निटिव, कॉम्प्लेक्स, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मतलब ब्रॉडली अगर हम बोले तो हमारा जो बॉडी है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और इंटरवर्किंग ऑफ 7 मेन सिस्टम्स या मेन सब प्रोसेस। कौन से 7 मेन प्रोसेस हैं? हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहां से कंट्रोल होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारा जेनेटिक सिस्टम। इसमें अगर हमारा ब्रेन 1 मिनट के लिए काम ना करे तो गड़बड़। हम डिपेंड करता है कितनी देर आप सांस रोक सकते हो। आपका हार्ट सिर्फ 30 सेकंड के लिए अगर रुक जाए बहुत गड़बड़ हो जाए। और ये सारे सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अच्छा, मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो, एक ऐसा इंस्टांस है जब हमारा ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर जाता है फॉर अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, when we sneeze, absolutely correct। जब हमें हिकअप्स या स्नीजिंग आती है वो एक मोमेंट के लिए हमारा पूरा ब्रेन या पूरा जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ये समझने की इंपॉर्टेंट है, इस एस्पेक्ट को क्यों लेके आ रहा हूँ, कई बार केस स्टडी में पता है क्या, तुम सिम्टम्स में उलझ जाते हो, एक्चुअल कॉज को भूल जाते हो। So now try to understand if a person is ill or having a fever is not a problem। उसको बुखार इसलिए है क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। तो a manager if he is dealing a situation or he is tackling a situation within a situation, जैसे हमने कल वाले इंस्टेंस में बात की थी, वो फादर साहब और उनके 3 बेटे, उसी स्टोरी का आज सेकंड पार्ट तुम्हें बताऊंगा कहीं पे। तो केस स्टडी के अंदर पर्टिकुलरली ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन कॉज, नॉट द सिम्टम। क्योंकि फीवर क्यों है, हो सकता है टाइफाइड हो, उसके लिए टेस्टिंग है हमारे पास, ये हमारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। अब आप ये गड़बड़ क्यों ले रहे हो, ये इसलिए है क्योंकि देखो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारा टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव्स को केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए बहुत सिंपल सी बात है, जहां भी क्वांटिटेटिव हो वो ऑब्जेक्टिव है। लाइक सेल्स को डबल करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, 3 टाइम्स बढ़ाना है मेरे को, तो कहीं ना कहीं नंबर जहां दिखेगा 20%, 10, 2, 3, 5, डबल, ट्रिपल, ऑब्जेक्टिव है। फिर उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, we identify alternative course of actions। we have different course of action। भैया फीवर है तो हम डिस्प्रिन खाएं या पैरासिटामोल खाएं या कॉम्बिफ्लाम लें। I don't know तुम बॉयज में, क्योंकि हम अभी 1 हफ्ता भी नहीं मिले, आजकल तो गर्ल्स में भी कॉमन है, कुछ लोग बोलते हैं दवाई नहीं देसी दवाई पी लेते हैं। राघव को समझ में आ गई कौन सी? लिकर, अल्कोहल। अब अल्कोहल में भी फिर देसी और विदेशी में फर्क आ जाता है, उस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। जब आप इसको आइडेंटिफाई करोगे देन यू विल कंपेयर या इवैल्यूएट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करोगे एंड फाइनली you will select कौन सा ऑल्टरनेटिव, बेस्ट फिट। there is no correct or right, there is the best fit alternative को आप select करोगे। once it is selected, implement the selected alternative। करेक्ट। अब यहां हमने 2 चीजें छोड़ दी जो गड़बड़ हैं और जिन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहली बात, इसको हम बोल सकते हैं या आपकी बुक में बोला जाता है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। जैसे आपने मान लिया कि भैया बुखार है तो तबीयत खराब, एजम्पशन, हमारा बेस मटेरियल जिस पे हमारी सारी प्लानिंग। Now, why is one having a fever? There may be some infection,
या जैसे चेंज ऑफ वेदर है, कई लोग को उससे भी हो जाता है। और कुछ केसेस में जब आपको परसिस्टेंट, मतलब आप तो नहीं कहूंगा, मतलब आई हैव फेस्ड इट आउट, मेरी ममा को लगभग 3-4 महीने कंटिन्यूस 9900 फीवर चलता रहा। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग दे रहे, कोई कह रहा है शुगर है, कोई कह रहा है बीपी है, कोई कह रहा है कुछ। तो हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, उनको हम चाचू बोलते हैं, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, उन्होंने मेरी सिस्टर को फोन करके बोला कि बेटा मुझे लग रहा है भाभी को ना शायद कैंसर है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसिस्टेंट फीवर, he is not basically an MBBS doctor, he is a BMS doctor, but he was the first person to identify or point out the real cause for fever. बात समझ रहे हो? तो कई बारी हम जिस चीज को सही मान के चल रहे होते हैं वो चीज एक्चुअली वो होती नहीं। तो इसलिए प्लानिंग प्रेमाइस पे हमारा एम्फेसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी एजम्पशंस हैं और इस पे आपको क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है 12th का और CUET में भी पूछा जाए कि व्हाट आर एजम्पशंस, what assumptions need to be taken while making a plan for organization, or how are these assumptions referred to by the top management while preparing for their future course of action. So these are referred to as planning premises. इसको base material भी कहा है। तो क्या हमारा प्लानिंग प्रोसेस पूरा है या इसमें भी कुछ बच गया? यही गड़बड़ है और यही तुम भूल जाते हो। While the plans are being implemented, हमें उनको देखना है क्या हम उसको सही से कर रहे हैं, that is follow up action. Actually follow up action को बहुत सारे लोग controlling मान जाते हैं, but controlling begins when planning ends, and follow up action is while the plans are being implemented, उस टाइम पे देखना। भाई अब आज अगर हम देखें या कल अगर हम नहीं देखें तो हमने टेक्निकली चैप्टर 1, 2, 3, आज ये चैप्टर 4 हाफ हो गया, चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो टेक्निकली कल और परसों में हमारा 50% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट है। तो मिडवे अब मैं ये देखूं, मैं तो बोलता जा रहा हूं, तुम लोग को आता कितना तो टेस्ट लेना चाहिए। तो इसलिए काइंड ऑफ वेडनेसडे ऑनवर्ड मैंने विवेक सर को बोल दिया कि हर क्लास में मैं इनका टेस्ट लेने वाला हूं। किसमें कौन सा चैप्टर आएगा मुझे भी नहीं पता, ये याद रखना, ये मत बोलना कहां से आएगा। तो कल का तो मुझे पता है 1 और 3 है, लेकिन उसके बाद क्या आएगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हमारा आज 50% सिलेबस है। कल नहीं है, आज शाम में देने वाला हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा, चिंता मत करो। नहीं 2 को थोड़ा सा अभी एक बारी कल और डिस्कस करके फिर आगे, अभी आज एक दिन और दूंगा कि आप उसको ढंग से थोड़ा सा पढ़ लो, बिकॉज प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत लेंथी हैं और जिनमें कुछ बहुत छोटे छोटे फाइनल पॉइंट्स हैं। मैं तो अभी क्वेश्चन डाल दूंगा, फिर तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो इसलिए मौका दे रहा हूँ एक और लास्ट चांस। इसमें अगर आप चाहो तो आई थिंक YouTube के ऊपर एक मूवी है, इस वीक में वो मूवी देखने की कोशिश करना जब भी टाइम लगे। रिमेम्बर द गोल मूवी का नाम है। तो ये जो तुम्हारे डेली टेस्टिंग है ये काइंड ऑफ, मतलब ये मैं आज से नहीं हमेशा से ही करता हूँ, मतलब मैं नेक्स्ट चैप्टर तब शुरू करता हूँ जब पिछले वाले का एक टेस्ट ले लेता हूँ MCQ, शुरू से, आज से नहीं हमेशा से, और यहीं कहीं करके। और इसमें एक खास बात और समझना, अभी तो शायद रैंडम सेम रहेगा, उसके बाद हर बच्चे को ना सेम चैप्टर होगा, सेम टॉपिक होगा, टेस्ट अलग आएगा, ये याद रख। कर लेना जितनी चीटिंग करनी हो, ओपन बुक भी अलाउड होता है, पढ़ लेना जितनी NCERT से कॉपी मार के, वो भी मौका दूंगा। फिर भी गलत आंसर दोगे मैं पहले बता चुका हूँ, NCERT से होगा, देख लियो, वो दिखाऊंगा, अभी रुक जा, अभी तो शुरुआत है। तो प्लानिंग समझ में आया, प्लानिंग प्रोसेस समझ में आया। अब यहीं पे हम थोड़ा सा डेविएशन पकड़ेंगे, क्योंकि एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूज कर जाता है कई बार। जब हमने फॉलो अप एक्शन की बात करी तो यहीं पे कहीं पे हम कंट्रोलिंग की भी बात कर सकते हैं और कंट्रोलिंग के प्रोसेस की, क्योंकि कंट्रोलिंग में एक्चुअली आपके सिलेबस में आपको 3 ही चीजें हैं ऐसा, कंट्रोलिंग, इसके फीचर्स और कंट्रोलिंग प्रोसेस, एक्चुअली टर्म 2 के अकॉर्डिंग। अदरवाइज देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसकी हम कल बात करेंगे, आप आज पढ़ के रखोगे। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग है और कुछ टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग है जो टीचर्स ने तुम्हें कटवा रखा है, वो भी पढ़ के जाएंगे। बजट मैंने ऑलरेडी करा दिया, उसमें से बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, जो लास्ट के 20 पेज हैं तुमने काट रखे हैं या स्टैपल कर रखे हैं बहुत सारे बच्चे। तो कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें, लाइक प्लानिंग में हम बोलते हैं
where we are and where we want to be. तो कंट्रोलिंग की सिंपल सी डेफिनेशन वहां से आती है कि what was to be done and comparing it to what has been actually done. Sir, हाँ जी, relationship between planning and controlling are आएगा 100% different techniques of control. मैं कराऊंगा, आया नहीं है मुझे Yes, sir, नहीं, वैसे भी है। हाँ लिखा हुआ है, तुम्हारे टर्म 2 के सिलेबस में नहीं था, बोर्ड एग्जाम से। Sir, CUET के हिसाब से। मैं तो एनसीईआरटी का एक एक पेज पढ़ के जाऊंगा, मैंने पहले बोल दिया, मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ। अब वो आपके ऊपर, आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, अपन कवर करने का है, एक एक पेज एक एक बॉक्स। तो तुम्हें परसों दिखाऊंगा, क्योंकि ट्यूसडे थर्सडे मेरा थोड़ा हेक्टिक होता है। वेडनेसडे थोड़ी हम लंबी मैराथन क्लास बैठेंगे, क्योंकि उस दिन काफी मेजर सिलेबस हो जाएगा और तुम्हें भी एक कंसोलिडेशन दिखेगी, ठीक है। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग को एक बहुत सिंपल तरीके से ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट wherein the actual performance of employees in an organization is compared with those planned, and to seek out any deviation and taking the corrective action is referred to as controlling. अब कंट्रोलिंग के प्रोसेस की बात करें तो 5 स्टेप्स हैं। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस मैंने डिलिबरेटली छोड़ी है। अब तुम देखो, कभी प्लानिंग कभी कंट्रोलिंग, दोनों में लेके चलेंगे हम साथ साथ। प्लानिंग में देयर इज वन थिंग कि प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? मतलब जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, कंट्रोलिंग की नहीं कर रहा। सर हम गोल सेटअप करते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करनी है, तो सर हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इतना तो करना है। देखो, हमने प्लानिंग या सिंपल सी बात करी कि हृदय को शादी में लड़की कैसी चाहिए। इसमें एक छोटा सा तुम्हें कहानी बताता हूँ, तो तुम्हें समझ में आएगा ये स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। जैसे रक्षित भैया कहते हैं मुझे पापा का बिजनेस नहीं समझना, वो बहुत टेक्निकल है। तुम लोग की जनरेशन में आजकल पता है क्या, तुम लोग कहीं पे हार्डवर्क से डरते हो कि काम कम मेहनत वाला सिंपल सा हो, बैठे बैठे बटन दबाओ और काम। फोन में एक कलयुग की ना 2 डेफिनेशन है। एक तो ये है कि वी आर गेटिंग मोर एंड मोर लेजी, नॉट इन द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स। आप विलेज में जाके देखो कितना काम होता है, या कभी फार्म लाइफ 1 महीना 1 हफ्ता जी के आओ, पता लग जाएगा। एंड द अदर थिंग इज, ये कलयुग नहीं, ये करयुग है। आप जो करोगे वैसी आउटपुट आएगी आपको, कर्मा। कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखना। इंटरनेट में मत सोचना कि बटन दबाओ तो करोड़पति बन जाओगे, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फ्रॉड ही निकलेगा, ये याद रखना। ये एक छोटा सा एड है, इसमें क्या होता है, देयर आर 2 कपल्स, मतलब एक हस्बैंड वाइफ ए है, मिस्टर ए एंड मिसेस बी, मिसेस ए, मिस्टर बी एंड मिसेस बी। मिस्टर ए एंड मिसेस ए का बेटा है, मिस्टर बी एंड मिसेस बी की डॉटर है, और ये एक फैमिली डिनर पे इकट्ठे, बच्चे अपने रूम में खेल रहे हैं, ये अपना खाना वाना खा रहे हैं। एंड देन ये चलने को होते हैं तो बच्चों को आवाज दी जाती है कि चलो, कि भैया रात हो गई, हमें घर जाना है। तो दोनों बच्चे आते हैं, तो वो जो लड़का होता है वो अपने पेरेंट्स को बोलता है, पापा मेरी इस लड़की से ना शादी करा दो। फिर क्या होता है, फिर वो बोलता है कि मैं ऑफिस जाके आऊंगा, खाना बनाएगी, फिर मैं इसको थप्पड़ मारूंगा और खाना फेंकूंगा। एक्चुअली वो पूछते हैं उससे कि भाई तुम शादी करोगे तो फिर करोगे क्या? कह रहा कुछ नहीं, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऑफिस जाऊंगा, पैसे कमा के लाऊंगा, ऑफिस से काम करूंगा, घर आऊंगा, और फिर ये जब खाना बना के रखेगी तो मैं आके इसको थप्पड़ मारूंगा और खाने की थाली उठा के फेंक। वो कह रहे ऐसा क्यों? कह रहे पापा भी तो ऐसा करते। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप क्या करोगे। अगर हम अपने कल वाले एग्जाम्पल पे जाएं कि अगर एक बॉक्स बनाने में एक वर्कर को 20 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में वो 3 बॉक्स बनाता है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है कि 8 आवर की वर्किंग में हमें 24 बॉक्स बनने चाहिए एक नॉर्मल एवरेज वर्कर से। वर्कर ए वाज एफिशिएंट तो ही वाज एबल टू प्रोड्यूस मोर। तो दिस इज स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये हम प्लानिंग में एस्टैब्लिश करते हैं। एक्चुअल में तो देखेंगे कि क्या हुआ। तो यहाँ कंट्रोलिंग में जो सबसे पहला स्टेप है वो यही कहता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, सेटिंग स्टैंडर्ड या सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कैसे भी लिख सकते हो आप।
ठीक है, कि आप ये स्टैंडर्ड्स को सेट करोगे। देन सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे हम? measuring actual performance. देन measuring actual performance. इसमें कुछ बुक में इसको लिखा जाता है establishing standards of performance, तो भी एक ही बात है, setting या वही। And third is simple सी बात, comparing the actual performance with that of the established performance, with that of the established performance. Step 4 क्या कहता है? Analyzing the deviations Corrective actions. and then taking corrective measures. ठीक है, यहीं पे एक्चुअली आपके पास वो कंट्रोलिंग की टेक्निक्स आती हैं जो आपके सिलेबस से डिलीट कर रखी हैं 2014 से, आज से। कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, चैप्टर 8। अब ये डेविएशंस मेजर करने के लिए भी हमारे पास दो चीजें हैं, दैट इज सीपीसी एंड एमबीई। Exception, हाँ, exception. इसके अलावा सीपीएम पर्ट भी, हाँ, इट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो भी हमारा KRAs या KPIs हैं वो इम्पोर्टेंट है। की रिजल्ट एरिया या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो हमारे को एटलीस्ट होना इम्पोर्टेंट है। लाइक जैसे आप सीबीएसई के पेपर दे रहे हो या इंट्रेंस भी दे रहे हो, तो हर सेक्शन का देयर इज अ मिनिमम बेंचमार्क। अगर आप वो नहीं दे रहे हो तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। जैसे सीबीएसई में आपको हर पेपर में मिनिमम 2 दे से 33%, मैं उसको 40 पे ले जाता हूँ कि आपके अगर 40 मार्क्स नहीं है तो योर कैंडिडेट और अ स्टूडेंट विल बी गिवन कंपार्टमेंट इन दैट एग्जाम। तो ये हमारा की रिजल्ट एरिया या की परफॉर्मेंस एरिया हो जाता है। जैसे इस साल तो चलो सीयूईटी हुई है, प्रायर टू दिस नहीं, वो तो है। डीयू में कुछ कॉलेजेस में अगर आपने ऑनर्स कोर्स लेना है तो डीयू के लिए, सिर्फ डीयू के भी कुछ कॉलेजेस के लिए ये कंडीशन है कि आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए, वरना आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। सारे ऑनर्स सब्जेक्ट्स के लिए नहीं चाहिए। तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात है। एमबीई की बात करें तो बहुत अच्छी सी एक डेफिनेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, इफ वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग वी एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में सिंपल सी बात है, बहुत जनरल लेमन टर्म्स में अगर हम इसको बोले, इट इज रेफर्ड टू एज प्लानिंग फॉर द अनप्लान्ड। एग्जांपल बता दो कोई इसका। बिजनेस में लॉस हो गया, सडनली उसके लिए रेडी होना चाहिए। वो रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन होती है, वो पूरा एक अलग डिवीजन है एक्चुअली। प्लानिंग फॉर द अनप्लान्ड काइंड ऑफ, कैसे, गिव मी एन एग्जांपल। क्योंकि ये जो एक्सेप्शन वर्ड है ना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, भाई देखो बहुत सिंपल से वो लगा के रखना है स्टैंडर्ड कि अगर इतना प्रॉफिट होता है तो चलेगा, उतना नहीं तो अगर 20% के में लिमिट सेट करेंगे, अगर 19 या 18 चैप्टर 3 में ले जाता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया अब लॉकडाउन है, 2 घंटे के बाद घर नहीं जा सकते, क्या करोगे? यही तो एक्सेप्शन है, यही तो एक्सेप्शन है, यही तो हुआ पीछे 2019 को 21 मार्च को, जो जहां था वहां फंस गया, यही हुआ। ऑल ओवर वर्ल्ड लॉकडाउन लगा। सी इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास गाड़ी है, अब गाड़ी में अगर आपका पंचर हो जाता है तो पीछे स्टेप नहीं है। बात समझ में आती है? अब 2 टायर पंचर हो जाए फिर क्या करोगे? हाँ बोल बोल बोल। देखो यहाँ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, तुम जितने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, मैं भी आगे चलाता जाऊंगा। इस एग्जांपल को देखो ना, मैंने तो देखा हुआ मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है। नहीं, आप बीकानेर या जोधपुर या जैसलमेर राजस्थान में हो, अगर कोई गया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए वहाँ 50-100 किलोमीटर तक कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वहाँ एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला, बिकॉज इट्स अ डेजर्ट एरिया।
भाई साहब राजस्थान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, 15 किलोमीटर में 10 लोग होते हैं। दिल्ली में नहीं है कि ये 100 स्क्वायर फीट में 18,000 लोग हैं। कहाँ? एक सेकंड लगाओ, बाकी काम करो। मैंने कहा जितने घोड़े दौड़ा सकते दौड़ा लो। इधर सब तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो जो कर और अगर चारों टायर फट गए फिर क्या करोगे? सकते बैठ के लो। आज तो एक्सेप्ट हाँ? है। That's the right answer. ये धंधे का एक्सपीरियंस बोला। आजकल ट्यूबलेस टायर होते हैं, पंचर हो भी जाए तब भी आप उसको 60-70 किलोमीटर चला सकते हो विदाउट रिपेयरिंग। यस मैडम, जिसने काम किया वो राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। इसके भी आगे ले जा सकता हूँ मैं अभी, ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ। हाँ नहीं, मैं वहां उससे भी आगे आ रहा हूँ एक्चुअली, वहीं आ रहा हूँ। मेरे फ्रेंड के पीछे डेकॉइट्स लग गए थे, चारों टायर फट गए थे, वो रिम पे उन्होंने गाड़ी चलाई है 100 किलोमीटर। दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। भैया जान प्यारी होती है, क्योंकि यहाँ बात वही है कि अगर कंपनी चलानी है तो आप, अभी जो राघव बात बोल रहे हैं वहां प्रॉफिट नहीं देखा जाता, तभी इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट नहीं है। एट एनी कॉस्ट you will prefer, if you are running an organization or business, you will try to deliver the product no matter what cost it costs. वो बात अलग है कि तुम यहाँ दिल्ली के दौला कुआं के किसी टॉप नॉच 7 स्टार होटल में ठहरे हो, रात को 11-12 बजे पहुंचे हो, किचन बंद है, तो बगल वाले ढाबे से ही तुम्हें दाल मखनी और नान ला के देगा जो 100 रुपए का, तुम्हें 1800 रुपए का। दैट इज ऑल्सो एमबीई, इंडिया में होता है। एमबीई की बात समझ में आई, सीपीसी समझ में आया, कंट्रोलिंग समझ में आया, कंट्रोलिंग प्रोसेस समझ में आया। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस इज गोल ओरिएंटेड या गोल डायरेक्टेड? इट इज गोल डायरेक्टेड, क्योंकि हम काम कर चुके हैं, हम ये देखते हैं कि क्या किया और क्या करना है, तो कहाँ गैप है वो कंट्रोलिंग में पता लगता है। अगर आप फॉलो अप एक्शन में ले रहे हो तो व्हाइल द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, तभी आप देख रहे हो कि वो सही है या नहीं है। भाई जब तुमने लड़की पसंद करी, शादी के बीच में रोका होता है, फिर रिंग सेरेमनी होती है, फिर शादी होती है, ये वो जेस्टेशन पीरियड है फॉलो अप एक्शन की। भैया अगर गलत चॉइस है तो बता। हाँ नहीं तो फिर ब्रिटनी स्पीयर्स वाला काम करने का, आज शादी हफ्ते बाद डाइवोर्स। आंसर दूंगा मैं, तू सोच, मैं आंसर दूंगा। इतने डाउट्स ले चुका हूं, तुम क्वेश्चन बोलोगे आंसर दे दूंगा इतनी देर में, जितनी देर में तुम क्वेश्चन पूछोगे। मालूम है ना ब्रिटनी स्पीयर्स? और उसके अलावा तुम्हारा अभी ये कौन सा एक और आया हुआ है आर्टिस्ट, उसने आई थिंक 2-3 मैरिजेस कर ली हैं, कुछ नाम बोल रहा हूँ मैं उसका, एक और कुछ है, 1-2 ऐसी, वो अलग मुद्दा है। एक और है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका सामान। आमिर खान की तो तीसरी है, चौथे की तैयारी है, वो तो केस ही अलग है, वो एक मुद्दा ही अलग है। सैफ अली खान, उसकी पहली मैरिज में यही इसकी वाइफ इसको अंकल बुला रही, she was 10-12 years when he got married, और जो पहली वाइफ है वो उससे 16 साल बड़ी। प्यार अंधा होता है, बाद में रियलाइजेशन होती है गड़बड़ क्या है। मैरिज इज द रियल ग्राउंड वेयर यू गेट टू रियलाइज। इनफैक्ट आज अभी एक और रिपोर्ट पढ़ के आ रहा हूँ, अभी नहीं शेयर करूंगा, बाद में करूंगा, जिसको पूरा पढ़ने का है। तो कंट्रोलिंग प्लानिंग में बात समझ में आ रहा है, ये दोनों कहीं पे इंटर रिलेटेड। तो प्लानिंग इज कंट्रोलिंग इज गोल डायरेक्टेड, कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव, controlling is a continuous function, or controlling forward as well as back. Controlling is both forward as well as back. Planning is always forward. मैं अब तुमसे बोलूं कि 10th के बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाके दे दो तो पॉसिबल नहीं है, CUET के लिए आप तैयार कर सकते हो। प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। आप मेंटली सोच के चलते हो, आपको विजुअलाइज करना है, एंटीसिपेट करना है क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे जो अभी आदित्य IIM का पेपर देके आया, हमने 94-95 में कैट का पेपर दिया था। हमारे टाइम पे अगर आपको जनवरी, मतलब ये पेपर तब अक्टूबर में होता था नेक्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए, और जनवरी तक अगर आपको इंटरव्यू लेटर नहीं आया तो ये समझो IIM अहमदाबाद और बेंगलोर में तुम्हारा एडमिशन नहीं है। फैब तक अगर तुम्हारे ये नहीं पता लगता था क्या रिजल्ट है, they never disclose at that time of point कि तुम्हारा कितने क्वेश्चन करेंगे, क्या रिजल्ट है। बस इंटरव्यू लेटर कॉल आ गया तो तुम आगे जा रहे हो, नहीं तो तुम फेल हो। बस कितने से क्या हुआ कुछ नहीं बताते। आजकल तो बताते हैं ना, इतने क्वेश्चन है, इतना परसेंटाइल है।
ना 2000 तक ये कुछ भी नहीं पता लगता था, सिर्फ आपके पास या तो कॉल लेटर आता था या नहीं आता था, और वो जैसे जैसे लेट होता जाता था, ये समझो कि तब सिर्फ 5 IIMs थे, अहमदाबाद, बेंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ, कैलकाटा एंड कोझिकोड, दैट्स इट, 5 ही होते थे सिर्फ। तो अगर अहमदाबाद नंबर 1 है, हमेशा से सबसे पुराना है, कि अगर जनवरी में नहीं आया तो अहमदाबाद गया, देन आपके पास बैंगलोर और कैलकाटा होता था, लखनऊ और कोझिकोड सबसे लास्ट में होते थे। हाँ, कभी भी नहीं आया भाई। ओपन सा फैक्टर, नारसिंह मोहन जी में हुआ था मेरा, बट फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी इनफैक्ट, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था MBA रेगुलर करने का फायदा नहीं है, जो आज प्रूव हो रहा है मार्केट कि उस टाइम पे भी इट वाज नॉट वर्थ पुटिंग इन 7-8 लाख रुपीस, बेटर था उसकी FD कर दो तो 12% मिलता था तब FD पे ब्याज। एनीहाउ, विल नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन। तो ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग के फीचर्स और इंपॉर्टेंस की बात है। प्लानिंग में अब हमारी सिर्फ एक चीज छूटी है जो बहुत तंग करती है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। और मैं चाहूंगा कि ये लिमिटेशंस आप आज एक बारी पढ़ो, क्योंकि जो चीज आपको इंपॉर्टेंस दिख रहा है वही कहीं ना कहीं जाके लिमिटेशन भी लगता है टू एन एक्सटेंट। दोनों चीजें सेम सी हैं और केस स्टडी में आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो हमने प्लानिंग की बात करी, उसके फीचर्स की बात करी, प्लानिंग के प्रोसेस की बात करी, एंड अ वेरी लिटिल मतलब 3 बारे में बात किया कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दे आर इंटर रिलेटेड, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दे आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, and planning and controlling technically are two sides of the same coin. इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्लान मैंने शायद तुमको पहले दिन ही दिखा दिया था, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। कौन सी क्या है उसकी हमने नहीं बात की, बट हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात किया था, स्ट्रैटेजी की बात करी थी। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी दे आर नीदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग प्लान। इसके बाद हमने बात की थी पॉलिसी की, हमने बात की थी प्रोग्राम की, प्रोसीजर की, और बजट और मेथड की। तो हमारे टाइप्स ऑफ प्लान भी हमने ब्रॉडली मोटा मोटा कर लिया। तो ये आप आज पढ़ के देख सकते हो। लिमिटेशन मेन है जो आपको पढ़ के देख, और फिर आपके पास कंट्रोलिंग में आता है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें हमने CPC MBE की बात कर ली, बजट की बात कर ली। इसके अलावा हमारे पास 2 सिंपल सी टेक्निक्स और आती हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछ जाते हैं। तो दैट इज PERT एंड CPM. CPM stands for critical path method. PERT stands for program evaluation review techniques. तो अपने डे 1 पे वापस आ जाओ प्रोसेस के ऊपर, चाय बनाने के प्रोसेस में। तो चाय बनाने के प्रोसेस में आप पानी पहले रखो या दूध बाद में डालो, या दूध पहले डाल के बाद में पानी डाल दो, क्या वो चाय के फ्लेवर में फर्क देगा? तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन ये कहता है कि आप प्रोग्राम के, आपका जो प्रोसेस है उसके सारे स्टेप्स को देखो। ऐसे प्रोसेस, ऐसे स्टेप्स या ऐसे पॉइंट जिनको हम हटा दें या ना करें तो भी हमारी आउटपुट पे इफेक्ट ना आए, या हमारा टोटल जो प्रोसेस टाइम है वो कम हो जाए, तो रिव्यू टेक्निक्स। तो ये PERT आता है। ये आप BCom या MBA में जाओगे तो इसके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट के अंदर आज भी इंजीनियरिंग और MBA में और BBA में बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इसके न्यूमेरिकल्स आपको करा सके। इसमें आपकी, मैं बुक का नाम बोल रहा हूँ, एक तो LM गुप्ता की आती है और एक और बुक आती है लेट यू नो, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत कम लोग सॉल्व कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो क्रिटिकल पाथ मेथड ये है कि अब चाय बनाने में हमें पानी, चीनी, चाय पत्ती और दूध, ये 4 चीज तो चाहिए, बाकी कम ज्यादा हो जाए हमारी आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ता। तो क्रिटिकल पाथ में हम वो देखते हैं, वो शॉर्टेस्ट पाथ जिससे हम अपनी इनपुट से आउटपुट तक कितने क्विकली पहुंच सकते हैं। इनको करने के बहुत सारे थ्योरीज मॉडल हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है।
दीज आर ये हो गया, MBE हो गया, बजट हो गया, बजटिंग टेक्निक्स हो गया, ये सारी हमारी मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल की नहीं मैं बात कर रहा। जैसे PERT से पहले क्या होता था, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, बुक में भी देख ले मैडम, लिखी हुई है, खोल। हाँ तो खोल ना, कम से कम धूल तो निकलेगी उस पेज। इतनी आगे काम मैडम कंट्रोलिंग के चैप्टर में, लास्ट 20 पेज है आदि लोगों की बुक। हाँ जी, मैं लिमिटेशंस की आज बात नहीं करता, आज हम बोलो डाउट पूछ लो, लेकिन लिमिटेशन की बात करेंगे। मैनेजमेंट तो डायनामिक में काम करती है और प्लानिंग मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपके मम्मी पापा ओनर्स हैं, विवेक सर और मैं मैनेजर हैं। उन्होंने हमें बोला राघव को बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस कराओ, ठीक है। हमने प्लान बना के, शेड्यूल बना के आपको दे दिया, ठीक है। प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। अब क्या कह रहे हो आप लिमिटेशन में? अब हृदय भैया है, अरे मैं नहीं लेता एनसीईआरटी, बोलने दो सर को जो कहते। प्लान तो है पर डायनामिक में इसकी लिमिटेशंस है, द वर्कर आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान, डू व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू। अगर आप वो करोगे, यू आर बीइंग डिसोबीडिएंट। क्रिएटिविटी अलाउड ही नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। It is a rigid prescription to be followed by every worker. They are not allowed to be creative, not think of their own. तो इनिशिएटिव का प्रिंसिपल खराब हो जाता है। मैंने बोला ना, तुम डाउट जहां मर्जी, जब मर्जी, जहां जिस टॉपिक से पूछ लो। तो ये भी मैरिज में भी जा सकते हो, बहुत खतरनाक चुटकुले हैं, फिर वहां पे तुम परेशान हो जाओगे। अभी थोड़ा सा और हो जाने तो फिर तुमसे पंगे लूंगा मैं। तुम मेरे से डाउट पूछो, हाँ मैडम कौन कौन से दिखे, नाम बताओ, अभी अभी करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चैप्टर 9 में बात करेंगे कि बिजनेस में हम जो कैपिटल डाल रहे हैं उसमें अपने को रिटर्न कितना मिल रहा है। मैंने 1 लाख रुपया डाला तो मुझे 10,000 वापस मिल रहा है, 10% ROI। ROI, ROE, ROC तीनों अलग हैं जो रट्टे मारे हुए तुमने चैप्टर 9 में। ROCE, ROI, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तीनों टर्म्स अलग है। हाँ जी, आगे आपके पूरी बुक 3 है, तो ये मैं नहीं कराऊंगा, पता ही होगा कि आपके क्या वो आता है, वो डेविएशंस के अंदर आता है। एक्चुअली वो डेविएशंस को एनालाइजेशन करने के लिए एक टेबल दिया हुआ है कि मशीनरी खराब है, रॉ मटेरियल्स अगर खराब है या आपके इनपुट्स हैं उनको चेक करना है, तो उसके वो टेबल में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो हम प्रैक्टिकली में लेके चलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। ये एक्चुअली पुराना टर्म है, आज की डेट में जो अभी राघव ने जैसे बोला, हम इसको रिस्क मैनेजमेंट में ले जाते हैं। रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब है कि अब जैसे आपके यहाँ पे मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मैनेजर एंड इफ यू आर वर्कर, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली स्टैंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज। इसका सिलेबस सही होना चाहिए, आपके टॉपिक्स कवर्ड होने चाहिए और आपको बात समझ में आनी चाहिए, आपके डाउट लेने चाहिए। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद रेस्ट ऑफ एनी ऑफ द अदर सब्जेक्ट। तो ऐसी कंपनी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ये था, जो भी मैनेजर जो चीज देख रहा है, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दोज एक्टिविटीज और दोज टास्क ओनली। यस, हाँ जी। मैनेजमेंट ऑडिट, देखो फाइनेंस के अंदर या अकाउंट्स के अंदर अगर कोई गड़बड़ है तो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है, स्टॉक को चेक करना है तो इन्वेंट्री ऑडिट या स्टॉक ऑडिट हो जाता है। इट इज अबाउट एग्जामिनिंग, चेकिंग एंड वेरीफाइंग, एग्जामिनिंग, चेकिंग एंड वेरीफाइंग, ठीक है। ये फाइनेंस ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, रेवेन्यू ऑडिट, ये कौन करवाता है? मैनेजमेंट करवाती है। तो मैनेजमेंट जो डिसीजंस ले रही है, मैनेजमेंट जैसे जो काम कर रही है, क्या वो काम सही कर रही है, ये कौन देखेगा? इसलिए जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, हाउ द मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग और हाउ आर दे मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके डिसीजंस और काम को एग्जामिन और चेक करना, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। इंडिया में ये मैंडेटरी नहीं है, आउटसाइड इंडिया इट इज मैंडेटरी। इसमें पर्टिकुलरली यूएस कंपनी में SOC ऑडिट होता है, SOC 2 ऑडिट होता है,
हाँ ऑडिट में डेविएशन तो चेक करते हैं, अगर तो जैसे बोले कि सीए ऑडिट कर रहा है तो सर ऑडिट में मतलब ऐसे जब तू लड़की देखने जाएगा तो उसे चाय का कप बनवा के देगा, या जब बहू पहली बार आएगी ना घर में तो उससे पहले खाना बनवाया जाएगा, तो वो ऑडिट होता है कि भाई खाना बनाना आता है नहीं आता। ऐसे ही राजस्थान में अगर किसी लड़की को देखना है कि वो शादी करके घर में कैसे चलेगी, उसको चेक करने के लिए क्या करवाया जाता है? कोई है राजस्थान से? सर राजस्थान की बट ये पता से बोलते चल के दिखाओ ऐसे। राजस्थान का एक बहुत टिपिकल कल्चर है इधर हमारे बीकानेर साइड में, बहुत टिपिकल कल्चर है, ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया। वहां पे लड़की को बोला जाता है पापड़ भून के दो हाथ से, पापड़। सर उससे कुछ क्या पता चला? आज घर के पापड़ भून के देखियो, पता लग जाएगा। जिंदगी में मुहावरा है पापड़ बेलना। जैसे पापड़ बना तो नॉर्मल सेकना। हाँ नॉर्मल सेकना। उसमें ऐसे क्या पता चला? ऐसा है, अगर आपको पापड़ नहीं पता कैसे सेकते हैं तो आप गैस के ऊपर सीधा रखोगे पापड़ और वो बीच से काला पड़ जाएगा, जल जाएगा। ऐसी बहू घर में आएगी तो बेटे को लेके अलग हो जाएगी। पापड़ ऐसा सिका होना चाहिए कि कनारी से सिला होना चाहिए, बीच से नहीं जला हुआ होना चाहिए। उसकी एक कलाकारी है और एक टेक्निक है। तूने शादी करनी है या करवा के लानी है? मतलब 90% लोगों को चलता है। ऐसा मेरी मामी है, लखनऊ से हैं, वो चपाती भी ना गैस पे हाथ से सेकती हैं, चिमटा नहीं यूज करती। मैंने बहुत कम लोगों को देखा, हाथ से सेकती हैं वो सारी चपाती। ये एक्सपीरियंस और तजुर्बे की बात है। क्या वो जिनको आदत है, मतलब मैंने हमारे यहाँ नॉर्मली तवे पे बनती है, तो मेरी वाइफ के साइड वो यूपी से हैं तो थोड़ा मतलब वो गैस पे या चूल्हे पे सेकते हैं। तो मेरी मामी लखनऊ से है, बड़े वाली, चंडीगढ़ में क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर है, बट वो सारी चपाती हाथ से और एक एक फूली हुई, मतलब मैंने बहुत रेयर देखा। तो पापड़ भूनना भाई साहब इतना आसान नहीं है। ऐसा बहुत सारे अच्छे अच्छे शेफ को पापड़ भूनना नहीं आता है, ये भी सरप्राइज टू नो। पापड़ की सब्जी भी बनती है और राजस्थान की खासियत है मारवाड़ी खाने की। और उस सब्जी की खासियत ये है कि तुम्हें उसमें पापड़ दिखेगा, क्रंच नहीं दिखेगा, और एक एक पीस पापड़ का दिखेगा, लेकिन उसको उस लेवल पे बना के सर्व करना, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, कि वो 10 मिनट में पापड़ सब्जी में घुल जाएगा। लेकिन जब तक किस चीज का बेटा, ऐसा है कि अब यहाँ वो डायनामिक वाली बात आती है। जैसे बरसात के दिन में है, इसमें पापड़ नहीं चलेगा, वो मॉइस्ट होता है। और यही गर्मी के दिन में वो पापड़ टूट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि पापड़ सिकना भी चाहिए और टूटना भी नहीं चाहिए। तरीके हैं वो पापड़ भूनने के। चपाती भी होती है भाई, चपाती फूली हुई, हर गोल और फूली हुई चपाती हर कोई नहीं बना सकता। उसको आप कैसे बेल रहे हो, पूड़ी की कलाकारी है। हाँ क्या? मेरे घर में आज भी आ जाओ, अगर बच्चों को कुछ स्पेशल डिश खानी है तो पापा जिंदाबाद है, क्योंकि मैंने मेरे पापा को बनाते हुए देखा है, मैंने मेरी दादी मेरे दादा को देखा हुआ बनाते हुए। मेरे घर में ऐसा, आज भी मेरा बेटा सुबह स्पेशल फ्रेंच फ्राइज, आज पहला डे था तो फ्रेंच फ्राइज और बर्गर लेके गए। कल रात को कंडीशन थी, कल सुबह फ्रेंच फ्राइज देना, सुबह 6:30 पे उसका ऑर्डर आ गया था, फ्रेंच फ्राइज नहीं बना, मैं जाऊंगा नहीं, मैं अच्छा बना रहा हूँ तो बैठ जा। तो उसकी डिमांड दूसरी ये होती है, क्योंकि पहले इनके स्कूल से ही इनको मिलता था ब्रेकफास्ट और लंच, फिर एक्चुअली वो मैनेजमेंट चेंज हुई तो he has a habit right from pre nursery कि ब्रेकफास्ट मेरा रिपीट नहीं हो सकता, उसका एक कंडीशन है बस। तो परसों इडली बनी थी, आज फ्रेंच फ्राइज बने हैं, कल का पाव भाजी, मेन्यू बता सकता हूँ उसका, हर डे का अलग होता है। और 3 दिन रोटी या पराठा दे दिया, ये क्या तरीका है? आज मैं स्कूल नहीं जा रहा तो उस दिन सैंडविच या कुछ और चाहिए उसको। मतलब ये जो पापड़ और रोटी में बोल रहे हैं ना, रोटी फुलाना, मतलब मेरा नेटिव प्लेस है, वहां पे एक ढाबे वाला है, मतलब हाँ, मेरी डॉटर की क्लास में उनकी मतलब जो फ्रेंड है उनकी मम्मी तक को पता है कि मान्या का खाना उसे पापा बना के भेजते हैं सुबह। दाल चावल या सिंपल खाना खाना है, चावल मेरे से नहीं बनते, वो मेरी वाइफ को आते हैं, कितनी वैरायटी में बनवा दो। तो बच्चों को पता है दाल चावल खाना है तो मम्मी जिंदाबाद है या नानी। तो बट आटे की रोटी की जो आप बात कर रहे हो, मतलब किस दिन मौका लगे तो चलना मेरे साथ,
वहां पे वो ढाबा वाला है, मतलब मेरा बेटा विल बी 4th जनरेशन आउट देयर, उनकी भी 3rd जनरेशन आई हुई है, तो वहां उसके जो रोटी लगाने वाले उनको पता है कि ये भैया आ गए ना तो इनको गोरी और फूली फूली रोटी चाहिए। और वहीं पे मेरे कई फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट वन ऑफ माय ब्रदर इन लॉ, हम ढाबे पे गए, वो तंदूरची को बुला के बोला कड़क और काली रोटी लेके आए। मैं भाई तूने रोटी खानी है पापड़ खानी है? अब कई लोग हैं उनको देखो ये मक्का होगा या रोटी होगी वो बिल्कुल अब मेरे एक चाचा का बेटा है वो बिल्कुल तवे पे रखवा के कड़क रोटी खाता है। हर किसी की चॉइस है। अब ये अगर आप लोगे तो जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन में कल क्वालिटी की बात करी, क्वालिटी जो एक टर्म है वो बहुत रिलेटिव है। ये जिसको हम स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस कह रहे हैं, इट्स अ वेरी वेग टर्म। मतलब आप अगर हम सारे इकट्ठे चलें तो कोई तवे वाली रोटी, कोई तंदूर वाली लेगा, कोई विद बटर, कोई विदाउट बटर लेगा। तो क्वालिटी को आप बहुत वेगली डिफाइन करते हो, प्रिसाइसली नहीं डिफाइन कर सकते। दैट्स द आइडिया। और पापड़ राजस्थान में या पंजाब में पर्टिकुलरली आपको बहुत सारे वैरायटी के मिलेंगे। चलो पापड़ से रिलेटेड एक केस स्टडी है तुम्हारी बुक का, उसका नाम करते हैं, फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं। कौन सी कंपनी है जिसका केस स्टडी तुम्हारे 11th में? लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम क्या है? पढ़ा ही नहीं, 11th में होता है। लिज्जत पापड़ बनता है श्री महिला गृह सहकारी उद्योग लिमिटेड। इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट इज वन ऑफ द यूनिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ एक अकाउंटेंट मेल है, बाकी सारा काम लेडीज करते हैं, ऑल एक्टिविटीज। And it is purely based on trust, non-profit organization. This is in the form of a society trust registered with Government of India, and it's a kind of an international brand for particularly papadums and mangodi, जो बढ़िया या मंगोड़ी टाइप की बनती है दाल की, उसके लिए। मॉडर्न टेक्निक में क्या क्या नाम है मैडम? CPM, PERT, बजट, बजटरी टेक्निक्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS भैया मिस है, तो ये MS वाली मिस नहीं है बॉयज के लिए पर्टिकुलर। MIS को बहुत सिंपल टर्म में अगर आपको याद रखना है तो ये चैप्टर 7 में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के अंदर। दैट इज प्रोवाइडिंग द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन इन राइट फॉर्मेट एट राइट प्लेस ऑन राइट टाइम इन राइट वे और राइट मैनर। दैट इज MIS। ये कॉर्पोरेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। MIS मैनेजर्स और MIS एग्जीक्यूटिव्स, आपका एक अलग से पूरा डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट भी होता है। अगर हम IT की बात करें तो ये पर्टिकुलरली आपका ERP के अंदर काम होता है। व्हाट डज ERP स्टैंड्स फॉर? जबरदस्ती है। IT आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, जबरदस्ती है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। It's a software basically. It's a platform wherein all the functions of management can be integrated. अब जैसे आप Domino's या McD में जाओ, आप सिर्फ फोन नंबर बताओ, वो आपको सीधा बोलता है, सर वुड यू लाइक टू रिपीट योर प्रीवियस ऑर्डर? आपने पिछले 5 साल में क्या खाया है, ये बॉम्बे में हेड ऑफिस, उनका जो US के हेड ऑफिस है उनको पता है। क्या स्कूल में ERP की जो फॉर्म है वो LMS के साथ हो जाती है। That is educational ERP based on LMS. So what is LMS? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो ऑनलाइन बनता है। ये जो तुम जितनी टेस्टिंग दे रहे हो, कौन सा टॉपिक किया, कितने क्वेश्चंस करे, अब जैसे यू वर अलाउड टू गो बैक टू योर क्वेश्चन या आगे आगे चलते जाना था? IIM में जो ढंग का क्वेश्चन है वहां अलाउड नहीं होता। कैट पर्टिकुलरली 2017 से आपको पीछे नहीं जाने देता। आपने क्वेश्चन किया, नहीं किया, आप नेक्स्ट पे चले गए, तो तभी तो ये 68 हुए भैया के, क्योंकि ये गलती कर चुके हैं। और ये मैंने डे 1 पे बताई थी, इसलिए कि ये मत करना, ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को समझना, क्योंकि जब 2017 में पहली बार हुआ था 2 ग्लिच हुए थे। एक तो यहाँ दिल्ली के कुछ सेंटर्स में पावर कट लग गया था उस दिन। रोहतक में यू कैन गो बैक, बट इंदौर ऐसा रोहतक में मालवीय नगर में अर्षित सर के बैच के बच्चे हैं, नाम भूल रहा हूँ, संयम और सक्षम थे, उनका एडमिशन हो गया, दे वर अमंग द टॉप 100, फिर भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था। IIM में रोहतक में हो भी जाए तो भी मत लेना, बहुत बुरी हालत है। They have not have good faculty out there. हाँ? रोहतक और इंदौर में सर पेपर बहुत डिफरेंट था। रोहतक में इजी था, इंदौर यहाँ है, रोहतक यहाँ है। इंदौर सबसे पुराना है। इंदौर के बाद आपका जम्मू, काशीपुर, ठीक है, बोध गया और रोहतक यहाँ आते।
टोटल तो अब इस वक्त 21 या 19 IIMs हैं. ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज वन IIM नाउ बेसिकली. जैसे हर स्टेट में एक IIM है, एक IIT है, एक NIT है, एक एम्स है. तो ये जो पीछे ये लेके आए थे 2008 के बाद न्यू एजुकेशन बिल, बेड़ागर कर दिया इन्होंने, बिकॉज दीज वर लाइक स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन. जैसे IISc है वो बैंगलोर में एक ही है, इसरो एक ही है, ऐसे IITs IIMs they were supposed to stand apart world class. वो बात लगे कि IIM अहमदाबाद में आज तक 1970s के केस स्टडी कराए जा रहे हैं, उसके आगे ISB और ICFI बहुत आगे जा चुका है. IIMs अंदर से बहुत बुरी हालत में है इस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो नॉमेनक्लेचर है बट हालात बहुत खराब है कहीं ना कहीं. हाँ जी बोलो क्या हुआ? तो प्लानिंग कंट्रोलिंग डन. अब अगर प्लानिंग समझ में आया, देखो प्लानिंग में कहीं पे हम अपने वो नंबर्स पे जाएं, हमें पता है टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कितने यूनिट बनाने हैं, उसके लिए मेरे को कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना फिनेंस चाहिए, कितना मेरे को मैन पावर चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए, कितना मेरे को मार्केट में ऑर्डर चाहिए, ये सारा कहीं पे प्लान पे डिफाइंड हो गया. इन सारी चीजों को एक साथ कलेक्ट करना, दैट इनिशिएट्स ऑर्गेनाइजिंग. और उसमें पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजिंग में जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो टू फाइंड द राइट पर्सन with the right skill and putting the right person with the right skill at right place, that becomes staffing. MIS की वाली बात है, ये इंफॉर्मेशन है, वो पर्सन की बात है. तो आई थिंक सफिशिएंट है मेरे का. तुम लोग एग्जॉस्टेड देख रहे हो, सैचुरेटेड, सबके हाथ ऐसे हो गए हैं कि बस सर बस करो, बोल नहीं रहे हो, है ना? नहीं बस कर देता हूँ और क्या. ये तो सबसे कॉमन तरीका है, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, ऑडिट, ये जनरल तरीके हैं. कन्वेंशनल है ना. ऑब्जर्वेशन सबसे सिंपल मोस्ट तरीका है ना कंट्रोल करने का. जो काटा था सब आ गया. मैं तो कहा मैं NCERT सारी कराऊंगा, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ छोड़ने करने का मतलब ही नहीं है. Okay, so see you tomorrow then, hopefully. Ciao, signing out. Technically आप 1 to 4 और chapter 8 पढ़ सकते हो. नहीं 24 घंटे हैं, किसने कहा एक दिन है? हाँ नहीं, कल हो जाएगी. कल ऑर्गेनाइजिंग भी करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी उठा लेंगे. कल वॉल्यूम 2 लेते आना, कल कंज्यूमर प्रोटेक्शन उठाएंगे. कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करेंगे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा. चैप्टर भी 13 है पुराने वाले में, बोलेगा 5.